हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का लेसन 4 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा लेसन 3 कंप्लीट हो गया था। लेसन 3 हमने आपको एनसीईआरटी बड़े बुक में से भी करवा दिया था और साथ में हमने आपको एमपीटी में से भी जो भी क्वेश्चन आपको देने थे, करवाने थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो आपको सभी लगभग करवा चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जी एमपीटी में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच गए जो कि हमने आपको नहीं करवाए हैं। तो इसका यही बेनिफिट होगा कि हम आपको जो लेसन पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से ही आपके अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन होते हैं उनमें से। तो आप इन लेसनों के अंदर जो हम चीज़ों को बता रहे हैं उनको आप ढंग से समझ लें तो आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको पिछला लेसन ढंग से समझ में आ गया होगा। आज हम लेसन 4 शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा कृषि। कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम कि भारत के अंदर कृषि की क्या स्थिति है, कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, कौन सी फसलें कब काटी जाती हैं, कौन सी फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए, वो सब बातें हम आज कृषि के तहत देखेंगे। तो देखिए, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, यानी कि भारत के अंदर कृषि जो है ना एक मुख्य क्रियाकलाप है। अधिकतर जनसंख्या आपके कृषि कार्य में लगी हुई है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। 2/3 का मतलब होता है हर 3 में से 2 व्यक्ति कृषि करते हैं। मतलब आपकी लगभग आपकी 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो ये अलग अलग क्रियाकलाप होते हैं, अलग अलग वर्गों में इनको बांटा जाता है। तो उसके तहत कृषि जो होती है ना वो प्राथमिक कार्य में आती है। साथ में इसमें अधिकतर खाद्यान्न जो होते हैं वो कृषि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। खाद्यान्नों का मतलब होता है जिस भोजन को हम खाते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि, वो सभी की सभी चीज़ें जिनको खाया जाता है वो खाद्यान्न होते हैं। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करती है, यानी कि जो उद्योग लगाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उनके लिए कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो आपकी कृषि से ही होती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का भी निर्यात किया जाता है। यानी कि कृषि तो कच्चा माल प्राप्त होने के साथ साथ में कुछ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले वगैरह जो होते हैं जिनको हम पेय पदार्थ बोलते हैं, उनका भी निर्यात किया जाता है, यानी कि उनको व्यापार किया जाता है उनका। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? यानी कि यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि उन उद्योगों के नाम बताइए जिनमें कृषि से कच्चा माल मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बड़ा सीधा और सिंपल उदाहरण देके बताते हैं। जैसे कि आपका गन्ना है ना, वो कृषि से ही प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले जो गन्ना होता है उसको हम खेत से प्राप्त करते हैं और उसी गन्ने को उसके बाद में मिल में ले जाकर उस गन्ने का रस निकाला जाता है और उससे आपकी चीनी बनाई जाती है। तो ये एक कृषिगत उद्योग ही होता है। साथ में आपका कपड़ा उद्योग जो है उसमें भी आपके कपास से कपड़े बनाए जाते हैं। अब देखिए कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। प्राचीन का मतलब है पुराने टाइम से भारत के अंदर कृषि की जाती है। हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, भौतिकी, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुए। यानी कि पुराने टाइम में जो खेती की जाती थी उस तरीके से तो अब खेती नहीं की जाती, काफ़ी चीज़ों में परिवर्तन आ चुका है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार होते हैं। जीवन निर्वाह का मतलब होता है मात्र इस प्रकार से कृषि करी जाना जिसमें सिर्फ अपनी आजीविका के लिए ही अनाज पैदा किया जाता है, यानी कि जितने की ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही अनाज। और वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार करने के लिए कृषि की जाना, यानी कि आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करना जिससे कि उससे व्यापार किया जा सके। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं, यानी कि काफ़ी अलग अलग प्रकार के कृषि तंत्र भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कुछ खास बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हैं तो आपको एमपीटी में फिर क्वेश्चनों का
याद करने के लिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि आखिर होती क्या है और कैसे की जाती है। तो फिर अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो उसके बाद अगर परीक्षा में आता है तो उसको आप फिर आराम से एक्सप्लेन कर सकोगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है क्या कि प्रारंभिक यानी कि आरंभ में, जीविका मतलब जीवित रहने के लिए, निर्वाह मतलब अपना पेट भरने के लिए की जाने वाली कृषि। तो इसका एक्सप्लेन है, अब आपको ढंग से समझ लेने के बाद में मुझे नहीं लगता फिर आपको अमेठी में से रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, इस प्रकार की कृषि भारत के मुख्य भागों में, कुछ भागों में अभी भी हो रही है, यानी कि कुछ ही भाग ऐसे हैं जहाँ पर अब जीविका निर्वाह कृषि की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय के श्रम की मदद से की जाती है। क्या बताया है? सबसे पहले तो कुछ ही क्षेत्रों में की जाती है और इसमें छोटे से टुकड़े पर आदिम औजार यानी कि पुराने प्रकार के जो औजार वगैरह होते थे उनसे, लकड़ी के हल से और खुदाई करके या छड़ी की सहायता से कृषि की जाती थी। साथ में परिवार और समुदाय के लोग उसमें अपनी सहायता देते थे। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता, फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि इस प्रकार की कृषि, किस प्रकार की? जीविका निर्वाह वाली कृषि। तो इसके लिए कृषि प्राय मानसून यानी कि वर्षा हो जाए, मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता यानी कि मिट्टी उपजाऊ हो और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ही आपकी जीविका निर्वाह कृषि होगी। उसके बाद आता है आपका ये कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। अब देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछ भी लिया जाए परीक्षा में कि कर्तन दहन कृषि प्रणाली क्या होती है। कर्तन और दहन अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। तो काटना और जलाने का मतलब होता है पेड़ों को काटा जाए और जलाया जाए, और वहाँ पर जो कृषि की जाएगी ना वो आपकी कर्तन दहन कृषि होती है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उसके ऊपर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को छोड़कर स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ कर लेते हैं। तो कृषि के इस प्रकार की प्रणाली जो होती है ना, वही आपकी कर्तन दहन प्रणाली होती है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इस टुकड़े पर पेड़ों को काट लिया गया, जला दिया गया और इसमें यहाँ पर आपकी कृषि की गई। उसके बाद जब ये इस भूमि की उर्वरकता कम हो गई और यहाँ पर जब अनाज कम पैदा होने लगा, अपने परिवार की सहायता से कृषि की गई। उसके बाद जो किसान होता है वो इस ज़मीन को छोड़ देता है और कुछ आगे जाकर कहीं और वन क्षेत्र को साफ कर लेता है और यहाँ पर कृषि करता है। तो इस प्रकार की जो कृषि प्रणाली होती है ना, वो आपकी कर्तन दहन कृषि प्रणाली होती है। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। देखो, किसान उर्वरक व अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी नहीं करता, यानी कि इस प्रकार की कृषि में है ना तो खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकता शक्ति बढ़ी रहती है, और ना ही आधुनिक प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादन काफ़ी कम होता है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है। पहला क्वेश्चन बना था स्थानांतरित कृषि क्या होती है। अब यहाँ पे बनेगा कि स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देख लीजिए क्या क्या नाम है। उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। अब आप देख भी रहे हो कि जो राज्य दे रखे हैं ना, जैसे कि असम है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तो ये वाले हैं ना आपके पूर्वी भारत में पड़ते हैं और वहाँ पर लगभग आदिवासी जो लोग होते हैं ना वही रहते हैं। और आपने टीवी वगैरह पे देखा भी होगा कि वो किस प्रकार से समूह बना के नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि जो आपके मेघालय, मिजोरम और नागालैंड वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग झूम झूम के कृषि करते हैं, तो उसको नाच नाच के कृषि करते हैं, तो उसको झूम कृषि कहते हैं। उसके बाद है मणिपुर में पामलू,
छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको दिप्पा भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम होता है। अब यहाँ पे हम जूम के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, जिसमें आप संसार में देखोगे कि इस कृषि को संसार में किस किस नाम से जाना जाता है। ये तो आपने भारत के अंदर देखा था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि संसार में जूम कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है, या संसार में स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। क्या देखा आपने? मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर इसको मिल्पा बोला जाता है। मिल्पा यानी कि मिल के करते हैं मैक्सिको और अमेरिका कृषि। उसके बाद है वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मेसेलो, इंडोनेशिया में लद्दाख और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका एक और छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि कहाँ कहाँ पे जूम कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है। भारत में ये प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू, पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी, कोमान, बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वालरे और वालटेरे, हिमालय क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरबा, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में इसको जूम आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देखा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो होती है वो कैसे की जाती है और क्या कुछ होता है। रिंझा असम में डिम्पू के बाहरी क्षेत्रों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पतियों को काटकर जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने का पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने की सहायता भी करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो वो वहाँ रहना चाहती है, परंतु एक छोटे बच्चे को अपने खेत की मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में पता ही नहीं है। इसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। यानी कि ये आपने देखा एक असम का उदाहरण है, किस प्रकार से वहाँ पर लोग जो होते हैं वो स्थानांतरित कृषि करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? तो अब भी आपने देखा रिंझा का परिवार जो है वो स्थानांतरित या झूम कृषि करता है। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाए जाते हैं? तो इस प्रकार की कृषि में आमतौर पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे कि आपका कसावा होता है और भी बहुत इस प्रकार की फसलें होती हैं। गहन जीविका कृषि, वो तो प्रारंभिक जीविका कृषि, ये है गहन जीविका कृषि। गहन का मतलब होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अनाज वगैरह पैदा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो उत्पादन भी ज़्यादा करना होता है। तो यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक उर्वरकों का यानी कि खाद वगैरह का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और सिंचाई का प्रयोग भी किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हो जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? तो इस प्रकार की कृषि तो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह में हर जगह ही की जाती है जहाँ पर खाद और सिंचाई का प्रयोग करते हैं। भूस्वामित्व की विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा व अलाभप्रद होता जा रहा है, यानी कि भूमि के बंटवारे के कारण जो आपकी भूमि का आकार है वो छोटा हो रहा है और अलाभप्रद भी होता जा रहा है, क्योंकि भूमि धीरे धीरे अनुपजाऊ हो रही है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि पर अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि बहुत अधिक दबाव महसूस करती है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको दो प्रकार की कृषि के प्रकार पढ़ा दिए, एक आपका गहन जीविका निर्वाह कृषि और एक प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, उसके आगे का हम आपको कल करवाएंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। बच्चे देखते तो बहुत सारे हैं लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपका कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप लाइक करते हो तो मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे जो हैं वो कम से कम देख तो रहे हैं और उनको बातें समझ में तो आ रही हैं, वरना हमें तो यही पता नहीं चलता कि आप वीडियो को देख रही हो या नहीं देखते हो। तो प्लीज़ कोशिश